Okay everyone, now we are going to start with the numerical on cost sheet, or we are going to take an example on calculation of cost of goods sold. ठीक है, so we are going to take an example on cost sheet or cost of goods sold calculation. Direct material परचेज्ड फॉर 82,000. सेकेंड, ये सब लोग साथ साथ लिखेंगे. डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड दैट इज फॉर 75,000. डायरेक्ट लेबर पेड 70,000. फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट लेबर असाइंड टू प्रोडक्शन दैट इज फॉर 80,000. फिफ्थ पॉइंट क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके 80,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके 65,000 के. ठीक है, अब कंपनी बताती है कि हमने यूनिट्स जो सोल्ड करी हैं पूरे साल में दैट इज फॉर 26,000 की हमने इन्वेंट्री बेच दी है. इतनी बात. उसके बाद हम कुछ और लिखेंगे. इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग, ये दो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ. सबसे पहले है मटेरियल की, मटेरियल इन्वेंट्री, और ये मैं वैल्यू दे रहा हूँ आपको जनवरी 2020, और ये हो जाएगा जैसे कि दिसंबर 2020. तो मटेरियल बता रहा है उसके पास कितना था ओपनिंग 8,000. ये आपको कैलकुलेट करना है जो यहाँ पे होगा. फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस दैट वाज 17,000. क्लोजिंग बताया हुआ है 12,000. फिर बता रहा है कि फिनिश गुड्स हमारे पास है कितने के? 40,000 के फिनिश गुड्स हैं. लेकिन एक इंफॉर्मेशन वो और दे रहा है. यूनिट्स कितनी है? यूनिट्स है जी 5,000. फिनिश्ड गुड्स जो थे हमारे पास वो यूनिट में तो 5,000 थे, लेकिन इनकी वैल्यू कितनी है? 40,000. तो एक सेंस में क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 8,000 रुपये. 8 रुपये. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन कंपनी बताती है कि जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स वो 4,000 है. ठीक है, देखते हैं क्या क्या किया जाएगा इन सब के लिए. फिर मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ. वो क्या है? आपको कुछ कैलकुलेशन करके देनी है. रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे बताएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप कहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. ये कॉस्टिंग क्या है वो बताइए आप. दूसरी आपको जो बताना है वो पर यूनिट कॉस्ट बतानी है. मतलब एक यूनिट को बनाने में कॉस्टिंग कितनी लग रही है वो बताना है. और इसके लिए आप यूज कर सकते हो एवरेज मेथड. ठीक है, एवरेज यूनिट कॉस्ट. थर्ड जो आपको चीज कैलकुलेट करके देनी है मुझे, वो है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा फिनिश्ड गुड्स. ठीक है भाई, यहाँ तक न्यूमेरिकल सबको समझ में आ रहा है? क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करके आपको देनी है?
ठीक है, तो 2 मिनट आप न्यूमेरिकल को समझ लो, इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या क्या चीज़ हमें निकालनी है, फिर हम इसके ऊपर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। शुरू करें। इसके लिए मैं ना एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, उसमें करने में थोड़ा आसानी रहेगी हमें। सॉल्यूशन एक्सेल में करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए जो फॉर्मेट होता है पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, किस चीज़ की, ओपनिंग, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं रॉ मटेरियल परचेज्ड। फिर क्या करते हैं फिर हम करते हैं लेस रॉ मटेरियल क्लोजिंग। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। या फिर एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर आप वैल्यू निकालो एक, जिसको क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, या फिर आप लिख सकते हो कंजम्पशन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन नहीं है, 2 मिनट बाद सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल ओपनिंग ले लिया, फिर जो इस साल हमने परचेज किया वो ले लिया। फिर क्या आया, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, ये भी आ गया। फिर रॉ मटेरियल क्लोजिंग, ठीक है, वो आ गया। फिर आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर अगर हमने ऐड कर दी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, उसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर हमने ऐड कर दिए तो फिर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सब क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे देखते जाओ। बस अभी फिलहाल फॉर्मेट लिख लेते हैं एक बार। एक तो ये वाली वैल्यू होगी मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या फिर मैं लिख सकता हूँ वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फिर हमारे पास क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ऑप्शन क्या लिख दिया मैंने, ओपनिंग लिखना, कोई ठीक कर देंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फिर आपके पास आ जाएगा, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, आप लोग बताइए। कोई बता सकता है, अगर आप में से कुछ लोगों को याद है फॉर्मेट तो बताइए। अगर मैं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ओपनिंग करता हूँ, पहले इसको
ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कर दें तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दें तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या फिनिश्ड गुड्स। फिर इसमें क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, फिर क्या आ जाएगा, टोटल फिनिश गुड्स। एक्चुअली टोटल कॉस्ट लिखना चाहिए आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। फिर लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। फिर क्या आएगा, ये क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, सारी फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स भी और इस साल के फिनिश गुड्स भी, उसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स मैंने रख लिया। ठीक है, तो फिर ये जो अब बचेगा, अब इसको क्या कहेंगे, लास्ट आइटम है ये, यस एग्जैक्टली, ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यही दो चीजें हमें निकालनी थी यहाँ पे। शुरू करते हैं, पहला कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे रुको। रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री कोई बताएगा मुझे कितनी है, देखो ये देखो, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है 8000, तो मैं इसको 8000 का लिख देता हूँ। अब बस इस वैल्यू को फिल करते चले जाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा लास्ट तक। फिर रॉ मटेरियल परचेज कितना है, रॉ मटेरियल परचेज देखो ये रहा 82,000, तो ये 82,000 यहाँ लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इसको समझते हैं। मेरे पास पिछले साल का रॉ मटेरियल पड़ा था 8,000 का, और इस पूरे साल में मैंने 82,000 का और परचेज कर लिया, तो टोटल मटेरियल मेरे पास कितना हो गया, 90,000। अब क्या हुआ, इस 90,000 में से मटेरियल में से कुछ मेरे पास अभी भी मटेरियल ही पड़ा रह गया। भाई 8,000 वाला यूज हो गया होगा, 82,000 में से कुछ रह गया होगा जो यूज नहीं हुआ, तो जो यूज नहीं हुआ उसे यहाँ पे लिख दो रॉ मटेरियल क्लोजिंग। तो फिर आपका क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मेरा सवाल आपसे ये है, इनमें से कौन सी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, यहां देख के बताओ। हमारे पास रॉ मटेरियल यूज्ड की इंफॉर्मेशन है 75,000, तो इस पे आओ। तो अगर मैं यहाँ पे 75,000 लिख दूं, तो बीच में जो डिफरेंस है ये क्या है, ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, तो मैं इसको क्या 15,000 लिख सकता हूँ। ये मुझे निकालना था, इस बात को समझ लीजिएगा आप। मेरे पास ये दिया हुआ है, ये मैंने निकाल लिया, तो जो मेरा पहला क्वेश्चन था, देखो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी ना, तो ये तो हमारी निकल गई, ये आ गई मेरी 15,000। तो पहला क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ये पूछ रहा था ना इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये मेरा आंसर हो गया 15,000। और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग कितना, वो भी थोड़ा टाइम लगेगा, बताते हैं उसका क्या करना है। तो अब चाहो तो ऐसे कर सकता हूँ कि दिस माइनस दिस। ठीक है, अब बता रहा है डायरेक्ट लेबर, अगर मैं ऐड कर दूं इसके अंदर, डायरेक्ट लेबर कितनी बताई कंपनी ने। अच्छा, इसमें ना दो बातें हैं यहाँ पे, एक है डायरेक्ट लेबर पेड, एक है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। भाई पेड से क्या मतलब है, चाहे एक भी रुपया ना देता। असाइन कितना है, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो लेबर है उनकी सैलरी और वेजेस या कुछ भी, वो कितने की है, वो 80,000 की है।
पेमेंट कितने की है 70,000, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब इस 80,000 से। सो मैं लिखूंगा 80,000, इन दोनों को जोड़ दूंगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स वो कितने की है, फैक्ट्री ओवरहेड 65,000 की, वो जोड़ दूंगा 65,000 फैक्ट्री ओवरहेड, इन दोनों का टोटल कर दो, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की। किसकी बात हो रही है, कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो। यहां तक जो कैलकुलेट हुआ वो क्या कैलकुलेट हुआ है, यहां तक सिर्फ ये वाली बात कैलकुलेट हुई है कि जो हम आइटम्स बना रहे हैं उनके बनाते हुए की कॉस्ट क्या, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जो इन प्रोसेस मटेरियल है उसकी कॉस्ट आ गई 2,20,000। तो पिछले साल भी तो कुछ ऐसा रहा होगा ना जो फिनिश गुड्स भी नहीं था और रॉ मटेरियल भी नहीं था, तो पिछले साल भी तो कुछ ऐसा होगा जो वर्क इन प्रोग्रेस था। तो वो कितना है जी, 17,000। पिछले साल कितना था 17,000, इसको मैं जोड़ देता हूं, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसको मैं कलर कर देता हूं। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने का है 12,000 का, तो ये 12,000 वर्क इन प्रोग्रेस है क्लोजिंग, ये लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सुनिए मेरी बात, ये वाली वैल्यू वो है जो रिप्रेजेंट करती है मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को, मतलब जो आइटम्स हम बना रहे हैं उन जो फिनिश गुड्स भी नहीं है और जो ओपनिंग रॉ मटेरियल भी नहीं है, ये वो वाला अमाउंट है जो भी प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ये ऐड करके मैंने क्या लिख दिया, टोटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब पिछले साल भी जो इन प्रोसेस था और जो इस साल अब तक इन प्रोसेस है वो ये वाले वैल्यू है। इसमें से कुछ तो होगा ना जो इन प्रोसेस रह गया, बाकी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस टोटल 2,37,000 में से 12,000 तो अब भी इन प्रोसेस है, लेकिन बाकी का क्या हुआ, बाकी फिनिश गुड्स हो गया, यानी कि 2,25,000 मेरा क्या है, इन प्रोसेस है, 2,25,000 मेरा क्या है, फिनिश गुड्स हो गया। 2,37,000 क्या था, इन प्रोसेस था, उसमें से 12,000 तो क्या रह गया, इन प्रोसेस ही रह गया, लेकिन बाकी का क्या हुआ, फिनिश गुड्स बन गया। अब यहाँ पर मेरे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स में अगर निकाल दूं, ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है, वो है 40,000 का, तो मैं 40,000 यहाँ लिख देता हूँ। इन दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो ये क्या आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्या आ गया आपका, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ गया। अब यहाँ पर दिक्कत है, ना तो मेरे पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है और ना मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। मेरे पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर हो तो मैं निकाल दूँ, मतलब तीन में से कोई दो चीज़ हो तो तीसरी निकलती है ना। तो अब या तो आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकाल लो तो आपका कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, या तो आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकाल लो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ जाएगा। पहले ये बताओ यहाँ तक की पूरी बात समझ में आई, चैट पे सबका आंसर चाहिए मुझे, यहाँ तक समझ में आ गया, यस और नो, एवरीवन प्लीज कमेंट। सब लोग कमेंट करो, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब इनमें से कोई एक चीज़ निकाल लेते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकाल दो तो भी चलेगा काम, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो तो भी चलेगा काम। कोई एक चीज़ निकाल लो, दूसरी निकल जाएगी, ठीक है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैंने न्यूमेरिकल में पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू निकालनी है इसकी, वो फीफो मेथड से निकालनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आइटम पहले आया वो पहले बिक गया, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ तक एक बार देख लो और समझ लो, फिर इसके बाद हम ये चीज़ कैलकुलेट करना शुरू करेंगे।
हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी है। इसको देख सकते हो आप। मेरे पास अगर ये फिनिश गुड्स यहाँ दिया होता तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 सेकंड में निकल गया होता। ठीक है, तो दिक्कत क्या हो रही है, हमारे पास यहाँ पर यूनिट दे रखी है, ओपनिंग यूनिट भी है और हमारे पास क्लोजिंग यूनिट भी है, दोनों चीज़ें। और तीसरी अच्छी चीज़ क्या हमारे पास, एक ये दे रखी है यूनिट्स सोल्ड, कि हमने यूनिट बेचे कितने। तो दे रखे है ना ये वाली चीज़। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि मैंने इस साल जो आइटम बनाए हैं उनमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो 4000 यूनिट मेरे पास है ही, मैं इसको मल्टीप्लाई करके निकाल दूंगा। ये बात समझ में आई मेरी आपको? देखो मुझे ये क्या बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास ओपनिंग यूनिट थे 5000, मैंने 26000 यूनिट बेचे हैं और क्लोजिंग यूनिट मेरे पास 4000 है। अगर किसी तरीके से मैं ये पता कर लूँ कि ये जो 4000 यूनिट है इनमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया और मैंने यहाँ पे टाइप किया तो मेरा फिनिश गुड्स भी सब कुछ आ जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब बात आती है कि सर ये कैसे निकालोगे, यहीं पर ही बनाते हैं कई जगह, कैसे निकालेंगे इसको क्या देखते हैं। देखो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपनिंग यूनिट्स। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, यूनिट्स। कैलकुलेशन थोड़ा ना उल्टे तरीके से करेंगे हम इस बार, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। उसके बाद क्या होगा, टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स में से माइनस कर देता हूं मैं यूनिट्स सोल्ड। फिर यहां पर क्या आएगा, क्लोजिंग यूनिट्स। देखो अब मुझे ये पता है कि मेरी क्लोजिंग यूनिट कितनी है जी, 4000 है, तो मैंने 4000 लिख लिया। अब मुझे ये पता है कि यूनिट मैंने बेची कितनी, कितनी बेची है, 26000 यूनिट बेची है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 26000। तो अगर ये मेरे पास आ गया तो मैं ये लिख दूंगा कि मेरे पास 30000 थी। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ओपनिंग यूनिट है, मेरे पास यूनिट सोल्ड है, ये मेरे पास है, मेरे पास क्लोजिंग यूनिट भी है, बट मेरे पास ये तो नहीं है ना कि यूनिट प्रोड्यूस कितनी करी। इसलिए मैं क्लोजिंग वैल्यू से शुरू करके यहाँ तक आता हूँ। समझ में आई मेरी बात? 4000 मेरे पास क्लोजिंग में थे, 26,000 मैंने बेच दिए, उस हिसाब से 30,000 यूनिट हो गए। इस 30,000 यूनिट में, एक सेकेंड, ओपनिंग यूनिट कितने थे मेरे पास, 5000, तो ये कितना लिखूं, प्रोडक्शन कितनी यूनिट का हुआ, 25,000 यूनिट का हो गया। अब ये 25,000 मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक ये मेरे पास नहीं होगा मैं आगे कुछ कर ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब आप एक काम करके बताओ, आप लोग मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकाल के दिखाओ। कैन यू टेल मी व्हाट इज द पर यूनिट कॉस्ट इस साल की पर यूनिट कॉस्ट? ये बात क्लियर होगी ना कि 25,000 है प्रोडक्शन का अमाउंट, और ये आपके पास एक्सेल फाइल है।
आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इस साल के आइटम्स की बात हो रही है, तो 2,25,000 रुपये लगे हैं। तो जो इस साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर यूनिट वो 9 रुपये है। लेकिन न्यूमेरिकल को देखें अगर तो पिछले साल कितनी थी, 8 रुपये, इस साल कितनी है 9 रुपये, यही तो है, राइट और रॉन्ग। तो अब यहां पर आप लिख सकते हो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, that is 2,25,000 I think, divided by 25,000, that would be equal to 9। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितनी होगी, 4,000 इंटू 9, that would be 36,000। तो अब अगर मैं एक्सेल में आऊं तो फिनिश गुड्स कितने का है, 36,000 का, तो दिस माइनस दिस, 2,29,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Getting it or not? अब अगर आप चाहो तो इस बार तो मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू निकाल ली, कौन से वाली, ये 36,000। आप चाहो तो इसको निकाल लो पहले, मतलब पहले इसको निकाल लो फिर ये निकाल देना, पहले इसको निकाल लो फिर ये निकाल लेना। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर वो भी सकते हैं। कैसे करोगे बताओ, आपको क्या करना है, मुझे सिर्फ एक बात समझाओ। नहीं ये गलत लिख रहे हो, किसी ने लिखा है अमन इंटू 8 कर दो। अच्छा ठीक है, ये शायद ठीक होगा। देखो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने यूनिट बेचे कितने, आपने यूनिट बेचे 26,000, कितने बेचे 26,000। तो फीफो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सीधी सी बात है कि जो 5,000 यूनिट पहले के पड़े थे पहले वही तो बेचे होंगे, 5,000 यूनिट जो पहले के पड़े थे वही बेचे होंगे, जिनकी कीमत आपकी कितनी थी 8 रुपये के हिसाब से। जो इस साल के यूनिट आपने बेचे उनकी कीमत कितनी थी, कॉस्टिंग कितनी थी 9 रुपये के हिसाब से। तो बस टोटल 26,000 निकालो, देखते हैं कैसे निकालेंगे। टोटल यूनिट्स सोल्ड वो कितना है 26,000। एक तो हमने ओपनिंग यूनिट बेच दिए जो कि कितने थे 4,000 थे, जिनकी कीमत पर यूनिट के हिसाब से 8 रुपये थी। एक मिनट 1 सेकेंड भाई, 5,000 थे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5,000 लिखूंगा और फिर वैल्यू कितनी होगी इसकी, इतनी। फिर इस साल के जो यूनिट्स है, यूनिट्स सोल्ड मेड दिस ईयर, वो कितने बेचे आपने 21,000, टोटल 26,000 थे ना, उनकी कॉस्टिंग कितनी थी आपको 9 रुपीज़ के हिसाब से। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 0 2 0 3 0 तो आना ही आना है, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 18, क्या ये सही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा आपका, करो मल्टीप्लाई, एक्सेल में हो जाता, 1 2 3 0 तो आना ही आना है, एक 9 आना ही आना है, 8 और 4 12 2 1 और 1 2, तो ये क्या होगा 229,000। इसी को एक्सेल में जाके मैच करते हैं, 229,000, मतलब इस बार पहले मैंने ये निकाल लिया
तो अगर ये निकल गया तो फिर ये निकाल लो कि दिस माइनस दिस, वही सेम 36,000 आएगा। क्या आपको ये एग्जांपल से कुछ क्लैरिटी आई कि कॉस्ट शीट क्या चीज़ है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ जो हमारा प्लान था पिछले सैटरडे संडे को कवर करने का, वो हमने इस वीकडे में क्लास लेके कवर करी है। ठीक है, कृपया करके दोनों न्यूमेरिकल कम से कम एक एक बार बिना हेल्प लिए, अगर हेल्प लेके बना रहे हो तो उसे मत काउंट करना, बिना हेल्प ले स्टार्टिंग टू एंड बना लेना, तो वो काउंट हो जाएगा कि हाँ भैया आपने बनाया है। इज दैट क्लियर? ये दोनों न्यूमेरिकल आपको बिना किसी तरह की हेल्प लिए खुद बनाने हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलेंगे कमिंग सैटरडे को, और कमिंग सैटरडे में हमारा पहला फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे, दैट विल बी ऑन ऑयल एंड गैस सेक्टर। एक यूएस बेस्ड कंपनी लेंगे और उसका जो भी लेटेस्ट डेटा उस दिन अवेलेबल होगा, उसी लेटेस्ट डेटा पे हम, मतलब जो भी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल होगी उसके बेस पर हम फाइनेंशियल मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि संडे को हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो देखेंगे क्या करना है, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए।